देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। सीएम मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत की विकास यात्रा में हरियाणा अपना विशेष योगदान दे रहा है। इसी कड़ी में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पानीपत रिफाइनरी का भी हरियाणा में विस्तार होगा। इसके लिए आसपास के 3 गांवों में जमीन भी देखी गई है, जिस पर एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इंडियन ऑयल को आश्वासन दिया है कि पानीपत रिफाइनरी के विस्तार में हरियाणा सरकार की तरफ से कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। इंडियन ऑयल की 11 रिफाइनरियों में पानीपत स्थित इंडियन ऑयल की रिफाइनरी अब सबसे बड़ी होगी। इंडियन ऑयल बोर्ड की मंजूरी के बाद अब हरियाणा की मनोहर सरकार ने भी अपनी सहमति दी है। पिछले महीने इंडियन ऑयल के पानीपत रिफाइनरी रजत जयंती कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की, तो इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पानीपत रिफाइनरी के विस्तार में हरियाणा सरकार की ओर से कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। पानीपत रिफाइनरी की 35,000 करोड़ रुपए से विस्तार करने की परियोजना है। पानीपत रिफाइनरी की तेल शोधन क्षमता मौजूदा 15 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष से बढ़कर 25 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष होगी। बता दें कि इंडियन ऑयल की पानीपत रिफाइनरी 7वीं रिफाइनरी है, जो कि उत्तरी भारत के हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान आदि राज्यों को पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई देती है। वहीं रिफाइनरी का विस्तार होने से आसपास के क्षेत्र के लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और उससे केंद्र व प्रदेश सरकार के राजस्व में भी इजाफा होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि साल 1998 में इंडियन ऑयल पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना से हरियाणा को रिफाइनरी उद्योग में विश्व के मानचित्र पर एक नई पहचान मिली। इसकी स्थापना के समय इसकी रिफाइनिंग क्षमता 6 मिलियन मीट्रिक टन थी, जो इस समय 15 मिलियन मीट्रिक टन है। इंडियन ऑयल ने इस रिफाइनरी के लिए आने वाले वर्षों में 25 मिलियन टन तक बढ़ाने की योजना बनाई है। इस पर 35,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस विस्तार के लिए हरियाणा सरकार की ओर से रिफाइनरी को कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। विस्तार के लिए रिफाइनरी के आसपास के 3 गांवों पाल, जाटान, खंडवा और आसन कला की पंचायतों से बात हुई है और उन्होंने ऑफर किया है कि वे लगभग 350 एकड़ पंचायती जमीन इंडियन ऑयल को देने के लिए तैयार हैं। 30 वर्ष हमको हुए हैं, तो ऐसे अवसर पर हमको प्रसन्नता तो होती ही होती है, लेकिन एक काम और करना होता है हम सबको कि हम सिंहावलोकन करते हैं। अपनी अतीत में हमने जो कुछ काम किया है उसको देखते हैं और भविष्य की योजनाएं उसी के ऊपर आधारित होती हैं कि हम भविष्य में आगे हमारे कदम क्या होंगे, उसकी हम योजनाएं बनाते हैं। मुझे ये जानकर खुशी है कि हरियाणा के गौरव पानीपत रिफाइनरी के 25 वर्षों की इस विकास यात्रा में नित नए आयाम आप लोगों ने
सबने मिलकर खड़े किए हैं। प्रारंभ में इसकी क्षमता 6 मिलियन मीट्रिक टन थी, जो इस समय 15 मिलियन मीट्रिक टन चल रही है। और जैसा बताया गया, इसे रिफाइनरी के हमारे अध्यक्ष ने कि इसके विस्तार की जो योजना बनाई है, इस रिफाइनरी की क्षमता 15 से 25 मिलियन मीट्रिक टन तक ये बढ़ाया जा रहा है। और इसके लिए कुल 35,000 करोड़ रुपए की ये लागत आएगी। तो कुल मिलाकर हरियाणा का ये सौभाग्य है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हरियाणा में एकमात्र ये प्रोजेक्ट है जिस पर इतना पैसा यहां लगाया जा रहा है। इसमें पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में इसकी मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि युग के साथ टेक्नोलॉजी बदलती है, आवश्यकताएं बदलती हैं, तो उसकी जो मॉडर्नाइजेशन की जा रही है और उसका जो विस्तार किया जा रहा है, इसमें नाफ्था क्रैकर यूनिट, पीएक्स, पीटीए यूनिट, इसकी क्षमता का विस्तार ये सब होगा। और इसी के साथ जो एक और आज बात बताई गई है कि 7,000 मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता का हरित हाइड्रोजन प्लांट, इसकी भी योजना बनाई है। और इसके लिए हमारे इंडियन ऑयल के सब अधिकारी हमको मिलते रहते हैं। तो सबसे बड़ी आवश्यकता किसी प्लांट के विस्तार की होती है, वो होती है भूमि की होती है। तो मैं आज इंडियन ऑयल के सभी मैनेजमेंट को, सबको मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारी आसपास की यहाँ की 3 पंचायतें हैं जिनसे हमारी बात हो गई है और मोटे रूप से उनको भी अच्छा लग रहा है। उन्होंने ऑफर भी किया है कि हम 3 गांव की जो पंचायती जमीन है वो इंडियन ऑयल को हम देने के लिए तैयार हैं। ये 3 गांव हैं, बालजाटान गांव, खांडरा गांव और आसन कला गांव। तो इन तीनों गांवों की 350 एकड़ जमीन इन्होंने प्रपोज की है। कुछ छोटी बड़ी उनकी शर्तें हैं, तो मैं जरूर ये कहूंगा कि जो हमारे दायरे में आती हैं उन शर्तों को जरूर माने। जो दायरे में नहीं आती हैं वो पंचायतों को बताएंगे कि ये इंडियन ऑयल के दायरे में, क्योंकि आखिर सीपीएसयू है तो केंद्र सरकार के सारे नियम लागू होते हैं, उस नाते से उनको भी हम ध्यान कराएंगे। लेकिन ये प्रोजेक्ट विस्तार के नाते से आपको कोई कठिनाई हरियाणा सरकार की तरफ से नहीं आने दी जाएगी। इस प्रकार की जब रिफाइनरी या इस प्रकार का जो बड़ा प्रोजेक्ट खुलता है तो उसमें रोजगार के बहुत बड़े अवसर होते हैं। तो जहां रोजगार की बात आएगी, टेक्निकल लोग तो चाहे देश और दुनिया से कहीं से भी आएंगे, लेकिन नॉन टेक्निकल स्टाफ है उसमें स्थानीय लोगों को ही रोजगार का अवसर ज्यादा मिलता है। तो हरियाणा के लोगों का, पानीपत के आसपास के गांवों के लोगों का रोजगार का अवसर उनको उपलब्ध होगा, इसलिए भी ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में तकनीकी विकास के साथ साथ आज ये भारत का सबसे बड़ा एवं दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा एकीकृत रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल प्लांट बन गया है। इस रिफाइनरी द्वारा हरियाणा में औद्योगिक विकास के एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। इससे इस राज्य के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के युवाओं के लिए अपार रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। ये कॉम्प्लेक्स हरियाणा की सबसे बड़ी औद्योगिक यूनिट है जो हरियाणा के राजस्व में बहुत बड़ा योगदान देती है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि 21वीं सदी में ऊर्जा की उपलब्धता देश की प्रगति की गति को निर्धारित करेगी। इसलिए देश में ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के साथ साथ नए स्रोतों को भी विकसित करना होगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने जैसा बताया गया कि 21वीं सदी, इसमें ऊर्जा की जो उपलब्धता है वही अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है दुनिया के अंदर कि कौन किस ऊर्जा को कितना आगे लेकर बढ़ सकता है। तो देश की प्रगति इस ऊर्जा की उपलब्धता पर ही निर्भर करेगी। इसके अंदर हम आगे बढ़ें और इसी में जो जैव ईंधन है उसको बढ़ावा देने के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने जो यहीं पर 10 अगस्त 2022 का ये जो 2G एथेनॉल प्लांट है इसका लोकार्पण किया था। इस प्लांट की स्थापना से पराली को जलाने में भी हमारे सामने जो समस्या थी उसका बहुत बड़ा हल ये निकला है। और इसमें न केवल पानीपत बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी, विशेष तौर पर एनसीआर एरिया में आने के नाते से दिल्ली का एक बहुत बड़ा एक संकट रहता है कि प्रदूषण का जो एक वातावरण बनता है उसको दूर करने के लिए जो हमारे पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, ये जो 4 जिले हैं, इन चारों जिलों के किसानों की पराली वो इस 2G एथेनॉल प्लांट के लिए उपयोग में आ जाएगी।
तो इससे बहुत बड़ी राहत एक हमको होगी। और अब 2G के बाद 3G प्लांट भी रिफाइनरी में लग गई है, जो दुनिया का पहला रिफाइनरी ऑफ गैस आधारित 3G एथेनॉल प्लांट होगा, शायद दुनिया में और कहीं नहीं है। इसके लिए भी आपको बधाई। मित्रों, किसानों की भी एक तरफ जहां पराली जलाने की मजबूरी रहती है, उसमें से निजात तो मिलेगी ही, साथ में इसका एक आर्थिक लाभ ये भी किसानों को मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि पराली जब उपयोग में लाई जाएगी तो निश्चित रूप से इसकी जो कीमत है वो भी मिलेगी। हमने एक मोटे रूप से हरियाणा सरकार ने ऐसा तय किया है कि पराली खेत की उसकी इकट्ठा करना, उसकी लोडिंग अनलोडिंग, उसकी फ्रेट, उसका सब चीज मिला करके 2500 रुपया इसमें हरियाणा सरकार भी पर एकड़ ये इसमें योगदान करने वाली है। इंडियन ऑयल ने एक और जो काम किया है, बेकार प्लास्टिक, उस बेकार प्लास्टिक का सदुपयोग करने की बहुत बढ़िया पहल जो आपने की है, और पीईटी बोतलों का रिसाइकलिंग का जो प्रोजेक्ट आपने लगाया है, ये भी सराहना योग्य है। आपने कई लोगों को देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने भी एक जो जैकेट पहनी है, अनबॉटल्ड जैकेट, उसमें इसी प्रकार के जो बेकार प्लास्टिक है उसको रिफाइन करके और पीईटी की जो बोतलें हैं उसको रिसाइकलिंग करके जो फाइबर बनाया गया, उसकी वो जैकेट बनी है। अर्थात वेस्ट टू वेल्थ में ये बहुत एक बड़ा कदम होगा कि आज प्लास्टिक हमारे लिए पर्यावरण के नाते से एक बहुत सा न्यूसेंस बना हुआ है, तो उसका रिसाइकलिंग करके इसका पुनः उपयोग करना ये अच्छी पहल है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने बताया कि इस प्लांट की स्थापना से पराली को खेतों में जलाने की जो हमारे सामने समस्या थी उससे निजात मिलेगी और किसानों को भी पराली से आय होगी। इसका लाभ पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल के धान उत्पादक किसानों को होगा। 2G के बाद अभी 3G प्लांट भी इस रिफाइनरी में लग गया है, जो दुनिया का पहला रिफाइनरी ऑफ गैस आधारित 3G इथेनॉल प्लांट होगा। इस प्लांट की स्थापना से दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ राज्यों में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में सहायता मिलेगी। राष्ट्र की आत्मा गांवों में बसती है और इसलिए गांवों के चहुमुखी विकास के बिना प्रदेश और देश के विकास कल्पना नहीं की जा सकती। ये कहना है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गांवों के विकास पर विशेष फोकस कर रहे हैं। हरियाणा के फरीदाबाद स्थित सूरजकुंड में बीजेपी का 2 दिवसीय क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। पीएम मोदी ने सभी को शहरों के बजाय गांव पर फोकस करने को कहा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2 दिवसीय प्रशिक्षण सम्मेलन के शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि राष्ट्र की आत्मा गांव में बसती है और इसलिए गांव के चहुमुखी विकास के बिना प्रदेश और देश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद की 75 साल की अवधि बीत जाने के बाद भी गांव का विकास हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। हरियाणा सरकार ने पिछले लगभग 9 सालों में हरियाणा में गांव के विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाई और उनको अमली जामा पहनाने के स्तर पर भी अनेक प्रयोग किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व देने का कार्य किया है। पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति के मूल्य के 2% के बराबर स्टाम्प शुल्क का अधिभार भी लगाया गया है।
हरियाणा में पहली बार पढ़ी लिखी पंचायत बनाने का कड़ा फैसला मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लिया, जिसकी आज देश भर में मिसाल दी जाती है। आज प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों का भी तेजी से विकास हो रहा है। गांव आज आधुनिक सुविधाओं से लैस हो रहे हैं। करीब 7 साल में काफी परिवर्तन ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं। गाँव तक आरसीसी सड़कें बन रही हैं और इंटरलॉकिंग गलियां बनाई जा रही हैं। ज्यादातर गांव की स्थिति पहले से काफी बेहतर बनी हुई है। एमए, एमफिल और एमएलबी तक की पढ़ाई कर चुके युवा गांव के सरपंच बने हैं, जो अपने अपने गांव को नई पहचान दिला रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने जब ये पहल की थी, उस वक्त हर किसी को ये फैसला बड़ा ही अटपटा सा लगा और लगा कि इससे सरकार और पार्टी को काफी नुकसान होगा। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दृढ़ता के साथ अपने फैसले को लागू किया और आज हरियाणा देश की पढ़ी लिखी पंचायत वाला सबसे पहला और एकमात्र प्रदेश है, जहां पढ़े लिखे पंच और सरपंच हैं। ये बहुत बड़ी पहल थी। इसे आगे बढ़ाने के लिए काफी विरोध झेलने के बावजूद मुख्यमंत्री मनोहर लाल डटे रहे। आज परिणाम हम सब के सामने है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि हमने गांव की सरकार को स्वच्छ एवं शिक्षित करने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। पंचायतों की ये गौरवशाली एक परंपरा ये आज की नहीं है, ये सदियों पुरानी है, क्योंकि पंचायती तौर पर ही ग्रामीण क्षेत्र उसका जो सहजीवन होता था, उसमें बहुत प्रकार के फैसले ये ग्रामीण स्तर पर भी हो जाते थे। तो उसी प्रशासन पद्धति में, यानी एक प्रकार से पंचायती जो तंत्र था, इसका उल्लेख हमारे ऋग्वेद में भी, अर्थवेद में भी मिलता है। पंचायती राज जो संस्थाएं हैं, ये हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सुशासन, इसका एक प्रकार से रक्षा कवच है। तो हम अपनी जो न्यायप्रियता है, इसके कारण से हम पंच परमेश्वर नाम भी पंचायतों को हमने दिया है। तो इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है। मैं इसको गांव की सरकार मानता हूं। हमने बहुत इसके लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी कि हमारी पंचायतें कैसे स्वच्छ छवि की पंचायतें बने, कैसे इनकी समझ बढ़े। आपको ध्यान है कि 2015 में हमने एक पंचायती राज अधिनियम में अपने यहाँ संशोधन किया था और उसके अंदर ये कहा था कि सर्वोच्च यानी जनहित की के अंदर काम करने वाली जो सरकार हो वो स्वच्छ छवि की हो, पढ़ी लिखी हो। और पढ़े लिखे होने का जो प्रावधान था, इसको बहुत लोगों ने चैलेंज भी दिया और चैलेंज को आखिर सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई हमको लड़नी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने न केवल हमारे उस नियम को वैध ठहराया, बल्कि दूसरे राज्यों को भी सलाह दे डाली कि हरियाणा के प्रकार से अन्य राज्य भी इस पथ पर अगर चलेंगे तो स्वच्छ प्रशासन देने में हमको बहुत बड़ा लाभ होगा। अभी तक महिलाएं 33% के आरक्षण के प्रावधान से चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार 50% प्रतिनिधित्व उनको दिया है ताकि महिलाओं की भागीदारी भी ये पूरी हो। पिछड़ा वर्ग ए, इसमें भी पहली बार 8% का जो आरक्षण है, इसका प्रावधान दिया गया है। हमने ऐसे जितने भी स्थानीय निकाय हैं, उनकी वित्तीय शक्तियां ये कैसे बढ़े, इसका भी विचार किया। और इसमें जो अभी तक लागू नहीं होता था, खास करके राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग, इनका जो पैसा है वो सीधा इन पंचायतों के खातों में कैसे जाए, ये सुनिश्चित किया है। इसी प्रकार गांव की अपनी आय, इनकम कैसे बढ़े। हमारे यहाँ जो स्टाम्प ड्यूटी का 2% का पैसा है, उसमें 1% का पैसा सीधा पंचायतों को, पंचायत समितियों को और जिला परिषदों के खातों में जाएगा और शेष 1% जहां कम रहेगा वहां भी देने का प्रावधान हमने किया है। प्रदेश सरकार उन्हीं गांवों में और जिला परिषद पंचायत समितियों में पैसा 1% बांटेगी जहां की अपनी आय बहुत कम है, ताकि विकास के काम में वो भी पीछे न रह सकें। 2% जो बिजली के बिल हैं, इसके ऊपर भी एक सेस लगाया है ताकि वो लाभ भी गांव की जो बिजली के खर्च हैं वो सारे उसमें से निकल सकें। तो हर बिल का 2% का पैसा वो भी सब गांव में जाएगा। ग्राम पंचायत सर्वसम्मति से 11 लाख रुपया, सरपंच सर्वसम्मति से 5 लाख रुपया और पंच जितने भी सर्वसम्मति से चुने जाएंगे सबके 50-50 हजार रुपया और पंचायत समिति का सदस्य 2 लाख रुपए, जिला परिषद का सदस्य 2 लाख रुपए, ये प्रावधान भी हमने किए हैं ताकि ये पैसा गांव के विकास में सीधा सीधा काम आ सके। और देखिए कितना बड़ा लाभ गांव के लोगों ने इसमें उठाया है। जैसा बताया गया कि 40,000 से ऊपर लोग सर्वसम्मत चुने गए हैं और लगभग 300 करोड़ रुपया ये राशि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस विकास के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। आज जब व्यक्तिगत शपथ लेंगे तो हर व्यक्ति को उस शपथ का एक एक शब्द
वो ध्यान में आएगा कि उसका क्या महत्व है। उस शपथ में संविधान की बात भी कही गई है, अपने कर्तव्यों की बात भी कही गई है, सत्यनिष्ठा की बात भी कही गई है, और भय और पक्षपात के बिना और स्नेह और वैमनस्य के बिना मैं संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। ये बहुत बड़े पहलू हैं। इन सब पहलुओं पर चुनाव प्रतिनिधि अगर मन में एक धारण करता है कि मुझे सेवा का काम करना है, अपने लोगों के लिए काम करना है, अच्छा काम करना है, कोई गलत काम नहीं करना है, तो बहुत बड़ा संस्कार ये सब लोग लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से उसका एक एक शब्द ये हमारे मन पर असर करने वाला है। इसको हम सब मिल करके और आगे बने। और मेरी इच्छा है कि ऐसी संस्थाओं के माध्यम से, चाहे स्थानीय निकाय हो, प्रदेश सरकार के नाते हम अपनी भूमिका निभा भी रहे हैं। इस सारे अच्छे वातावरण में मैं ये अपेक्षा करता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं कि अपने कर्तव्य को अच्छी प्रकार से निभाते हुए और हरियाणा को एक अग्रणी राज्य, न केवल देश में बल्कि दुनिया में इसकी चर्चा हो, ऐसा हरियाणा एक अग्रणी राज्य बने। आपको पुनः चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ। इससे पहले भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बार अपनी खुशी जाहिर कर चुके हैं। पढ़ी लिखी पंचायतों के जब अच्छे रुझान सामने आए तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि पढ़े लिखे और अच्छे लोग चुनकर पंचायतों में आए हैं, जिसका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों को हो रहा है। स्वच्छ भारत के अंतर्गत स्वच्छ हरियाणा, इसमें भी हरियाणा का जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको प्रथम पुरस्कार मिला है इस बार। अब इसका एक बड़ा कारण मैं बताता हूं, जो वो है हमारी पढ़ी लिखी पंचायतें। बहुत अच्छे अच्छे लोग सरपंच बने हैं, वेल एजुकेटेड, और उनको जो भी योजना होती है उसका पूरा वो लाभ उठाते हैं। उसके कारण से स्वच्छता में बहुत रुचि ली है, तो ग्रामीण क्षेत्र का हरियाणा को देश का पहला स्थान मिला है, शहरी क्षेत्र में दूसरा स्थान मिला है। तो स्वच्छता अभियान में हम काफ़ी आगे बढ़े हैं। महिलाओं की संख्या, पंचायत का चुनाव जो अगला आ रहा है उसमें 50% की भागीदारी ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं। इसका भी नया जो बिल है वो इस बार हम विधानसभा में लेकर के आएंगे। रोजगार के नाते जैसे एमएसएमई में मैंने बताया 53 बड़े और 14,000 सूक्ष्म और लघु उद्योग ये हरियाणा में इस एक वर्ष में लगे हैं, जिसमें निवेश के नाते 2400 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और 97,000 लोगों को इसमें रोजगार मिला है, जो प्राइवेट उद्योग की बात है। आउटरीच कार्यक्रम हमने शुरू किया, जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे अधिकारियों ने बातचीत की, तो उस आउटरीच कार्यक्रम में 60 बड़ी कंपनियों ने अपने निवेश की सहमति जताई है। उसमें कई कंपनियां आ भी चुकी हैं, धीरे धीरे और आ रही हैं। फ्लिपकार्ट का एक ऐसा समूह है जो पातली हाजीपुर में, गुड़गांव के पास, वहां अपना जो आपूर्ति केंद्र जो बना रहे हैं, वेयर हाउसिंग, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस वो यहाँ बना रहे हैं पातली हाजीपुर में। ये भी उनमें से एक कंपनी है। एक वैट के रिफंड की समस्याएं बहुत आती थी यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट को या दुकान व्यापारियों को। हमने इसी एक वर्ष में 300 करोड़ रुपया वैट का रिफंड किया है और एक बहुत बड़ी राहत व्यापारियों को मिली है कि अब ऑनलाइन वो अपना भरें, अगर पिछला कोई उनका रिफंड है तो ऑनलाइन ही उसको वापस जाता है, फाइलें लेकर के किसी को आना नहीं पड़ता है। जल जीवन मिशन में भी 11,85,000 जल के कनेक्शन ये दिए गए हैं अभी तक टोटल जो हो चुके हैं। उसमें कुछ ज़्यादा इस साल के हैं, थोड़े पिछले साल के भी हैं, लेकिन ये जो टारगेट हमारा 28 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको इस जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमने जल के कनेक्शन ये पहुंचाने हैं। लगातार ये काम चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल हाईवे, इस नाते से भी जैसे आज भी जितने उद्घाटन शिलान्यास हुए उसमें अधिकांश काम सड़कों के हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की हैं या मार्केटिंग बोर्ड की हैं। जितने 306 काम है आधे उसमें सड़कों के हैं, आधे काम जो है बाकी डिपार्टमेंट के हैं। और जो नेशनल हाईवे के भी हैं बड़े काम, एक जीटी रोड मधुबन से और कुटेल के बीच में 35 किलोमीटर का लंबा एक बाईपास करनाल का वो मंजूर हुआ है, नेशनल हाईवे ने इसको लिया है। पिंजौर बाईपास उसका काम चल रहा है। एक साल में पिछले साल 793 करोड़ रुपए की लागत से 2085 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया गया और 239 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया गया है। तो जैसा उसमें आज वाले सारे प्रोजेक्ट ये उसमें शामिल किए गए हैं। रेलवे के ऊपर ऊपरगामी पुल 3 और 52 रेलवे ऊपरगामी भूमिगत पुल, इसका निर्माण कार्य 3 पूरे हो चुके हैं, 52 का कार्य प्रगति पर है। तो ये लगातार अब हरियाणा का कोई भी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे नहीं रहेगा जिसके ऊपर जहां कोई रेलवे का फाटक होगा। सबके सब मंजूर होकर सब पर काम हो गया।
अभी डिस्ट्रिक्ट रोड्स बाकी हैं, तो जहाँ कहीं डिस्ट्रिक्ट रोड्स ज़्यादा ट्रैफिक की होंगी उसका चयन करके अगले साल वो टारगेट रखेंगे। लेकिन अभी तो टारगेट ये पूरा हुआ हमारा नेशनल हाईवेज एंड स्टेट हाईवेज, कोई भी अब फाटक वहाँ नहीं होगा। तो इस नाते से एक बहुत बड़ा काम। ग्रामीण क्षेत्र पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विशेष फोकस है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार खुद भी प्रयास भी कर रहे हैं और ग्राम पंचायतों की भी यथासंभव मदद की जा रही है ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को हर सुविधा मिल सके। अब देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।